हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम लीड कोड 3333 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है, सीखने को मिलेगा। इसका वर्जन इजी वर्जन जो है वो कल हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ टू फर्स्ट स्टार्ट। कम से कम स्टार्ट तो करो। प्रॉब्लम पढ़ के ही डर से छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, वैसे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। हमेशा स्टार्ट करो, जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको नोट डाउन करो, उनको समझो, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को। है ना, जब भी कॉर्पोरेट में भी जाओगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने से पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में तो वो समझ जाओगे तो बड़ी चीज़ें फिर क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, यू डोंट नीड द परफेक्ट प्लान। ओके, जस्ट द करेज टू स्टार्ट एट लीस्ट। Okay, progress begins with one small step. I hope you understood this, but this is going to be very important in your career. Okay, प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द ओरिजिनल टाइप स्ट्रिंग 2। इसका पार्ट 1 कल हमने सॉल्व कर लिया था, काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था। आज देखते हैं क्या चेंज किया है इस प्रॉब्लम में। ओके, Alice is attempting to type a specific string on her computer. However, she tends to be clumsy and may press a key for long, resulting in a character being typed multiple times. ये चेंज है। कल वाले प्रॉब्लम में तो क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ये गलती कर सकती है। इस बार क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बार वो मल्टीपल टाइम सेम गलती कर सकती है कि वो किसी भी की को लॉन्ग प्रेस कर सकती है। ठीक है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द फाइनल आउटपुट डिस्प्लेड ऑन एलिस स्क्रीन। ठीक है, आपको एलिस की स्क्रीन में क्या दिख रहा है वो आपको दे दिया गया है वर्ड में। यू आर ऑल्सो गिवन अ पॉसिबल इंटीजर के, एक के नाम का भी वैल्यू दिया गया है। देखते हैं क्या है। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स दैट एलिस माइट हैव इंटेंडेड टू टाइप इफ़ शी वॉज ट्राइंग टू टाइप अ स्ट्रिंग ऑफ अ साइज एट लीस्ट के। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग आपको बताना है जो एलिस टाइप करना चाह रही होगी। बट उसका इंटेंशन क्या था? शी वॉन्टेड टू प्रिंट अ स्ट्रिंग ऑफ साइज एट लीस्ट के। है ना, जो स्ट्रिंग जो प्रिंट होगा उसका उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। ओके, और आंसर में भी वेरी लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9+7। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, AABBCCDD है तो आउटपुट 5 क्यों है? क्योंकि ये 5 पॉसिबल स्ट्रिंग्स है जो वो प्रिंट करना चाह रही होगी। के का वैल्यू इस एग्जांपल में 7 दे रखा है, यानी कि मिनिमम लेंथ जो है उसको 7 चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसने प्रिंट क्या कर दिया है? 1 2 3 4 5 8 लेंथ का प्रिंट कर दिया है, यानी कि वर्ड का जो लेंथ है वो बड़ा हो गया है जो उसका मिनिमम लेंथ था, k = 7। ठीक है, तो कितने पॉसिबल स्ट्रिंग है देख लेते हैं। जैसे AABBCCDD, ये भी एक वैलिड आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ जो है वो >7 है ना, जो हमारा के का वैल्यू है। ये देखो AABBCCD है, इसका भी लेंथ वो >k है, इसका भी लेंथ >k है, इसका भी लेंथ >k है, इसका भी लेंथ >k है। ठीक है, तो पहले वाले में देखो उसने कोई भी गलती नहीं करी होगी। ठीक है, दूसरे में क्या है कि उसने डी के टाइम एक गलती कर दी थी, मतलब डी को 2 बार प्रिंट कर दिया था। तीसरे बार क्या है कि उसने सी को 2 बार प्रिंट कर दिया था, तो सी को 1 बार लिखा हमने यहाँ पर। और ये वाला एग्जांपल में क्या है, इसमें देखो बी पे हो सकता है उसने लॉन्ग प्रेस कर दिया हो तो बी इसीलिए यहाँ पर 1 बार लिखा है। यहाँ पर है कि हो सकता है उसने ए पर लॉन्ग प्रेस किया होगा, इसलिए ए को यहाँ 1 बार लिखा है। तो ऐसे 5 पॉसिबल आंसर निकल के आया है हमारे पास। ठीक है, जिसका साइज़ जो है एटलीस्ट मतलब >के है। तो यही 5 पॉसिबल आंसर है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसी एग्जांपल से कुछ स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है और मान के चलते हैं मेरा k = 3 दे रखा था। चलो एग्जांपल थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, AABBCC कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान देते हैं, याद करो जो रिपीट हो रहा है हमें ध्यान उसी पर देना है ना, क्योंकि जहाँ रिपीट हुआ है वहाँ पर हमारा डाउट है कि हो सकता है एलिस ने वहाँ पर उस की को लॉन्ग प्रेस कर दिया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ए दिखा मुझे। ठीक है, तो हो सकता है एलिस ने इस ए को एक ही बार लिखा हो लेकिन गलती से लॉन्ग प्रेस करके 2 बार ए हो गया होगा। अगर उसने एक बार ही सिर्फ लिखा होता तो इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी आती? ए के बाद फिर मैं बी पर आता, ए को मैं सिर्फ 1 बार लेता, फिर बी आता मेरे पास। ठीक है, अब बी के पास भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि बी हो सकता है वो 1 बार लिखती या फिर इंटेंशनली 2 बार लिखा हो। ठीक है, सिमिलरली बी के बाद सी उसने 1 बार लिखा होगा या फिर इंटेंशनली 2 बार सी लिखा होगा। इस केस में भी हो सकता है जब बी के बाद मैं सी पे आऊँगा तो हो सकता है सी 1 बार लिखा हो या सी इंटेंशनली 2 बार लिखा हो। ठीक है, सिमिलरली ये तो सिंगल ए था ना, और डबल ए वाला अगर मैं केस लूँ कि मान लेते हैं इंटेंशनली उसने डबल ए लिखा होगा
तो फिर से यही सब केस बनेगा कि बी हो सकता है एक बार लिखा हो या बी 2 बार लिखा हो, ठीक है। इसके बाद सी एक बार लिखा हो सकता है या तो सी 2 बार लिखा हो सकता है, इसके बाद सी एक बार लिखा हो सकता है या सी 2 बार लिखा हो सकता है। तो देखा है तो कितने टोटल पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान दो, इस पाथ को देखोगे ए बी सी बन के आया, ठीक है। अगर इस पाथ को देखें तो ए बी सी सी बन के आएगा, ए बी सी सी। इस पाथ को देखते हैं ए बी बी सी, इस पाथ को देखते हैं ए बी बी सी सी, ओके। यहाँ पर देखते हैं इधर क्या आएगा, ए बी सी, यहाँ पर आएगा ए बी सी सी, इधर आएगा ए बी बी सी, इधर आएगा ए बी बी सी सी। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी आ गए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, सारे वैलिड क्यों हैं, सारे स्ट्रिंग्स वैलिड क्यों हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम में क्या था कि एटलीस्ट लेंथ के होना चाहिए, यानी कि लेंथ जो भी होगा रिजल्टेंट स्ट्रिंग का, उसका इंटेंशन जो भी होगा प्रिंट करने का, उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का लेंथ कौन है, ये है ये है ये है ये है ये है ये है ये है, यानी कि 4 सारे स्ट्रिंग है, तो मेरा आंसर 8 होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते थे कि भाई ये आंसर आप बड़े आसानी से भी निकाला जा सकता था। देखो तो यहाँ पर ए है ना, ये कितना है, 2 ए है, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन होगा ए की तरफ से, ठीक है। तो ए की तरफ से मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, एक ए या तो एक डबल ए। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पर देखो मुझे 2 ऑप्शंस मिले, एक ए से पिक स्ट्रिंग बनाने का। उसके बाद देखो बी की वजह से मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बी या फिर बी भी ले सकते हैं, तो यहाँ से भी 2 ऑप्शन मिले। सिमिलरली सी की वजह से भी मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे थे, सी या तो सी सी, तभी तो फिर अलग अलग पॉसिबिलिटी बन कर आ रहा था, ए बी सी सी एंड सो ऑन, इससे भी 2 पॉसिबिलिटी। तो आराम से यार टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा आंसर था 8, है ना, यही तो मेरा आंसर है। तो इतना आसान प्रॉब्लम है, इसको हार्ड मार्क क्यों किया गया है, तो समझो थोड़ा सा कि अगर आप नोटिस करो यहाँ पर के का लेंथ 3 है ना, मिनिमम 3 होना चाहिए। मान के चलते हैं के का लेंथ 5 होता तो, ठीक है। तो मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं के इज़ इक्वल टू 3 का मैंने आपको दिखाया था। अब मान के चलते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं कि अगर के मेरा 5 होता तब क्या होता। तब देखो सारे आंसर यहाँ पर वैलिड नहीं है, यहाँ पर कुछ आंसर इनवैलिड है। एक तो ये पहला इनवैलिड हो गया क्योंकि इसका लेंथ 3 है, भाई मिनिमम लेंथ 5 होना चाहिए था, के 5 दे रखा है। इसका लेंथ 4 है तो ये भी गलत हो गया, इसका लेंथ 4 है ये भी गलत हो गया, इसका लेंथ 5 है तो दिस इज़ फाइन, है ना, क्योंकि जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो इंटेंशनल जो वो इंटेंड करना चाह रही थी टाइप करने का, उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ वैलिड, ए बी बी सी सी ये वैलिड है। ये इनवैलिड है क्योंकि इसका लेंथ 4 है, ये वैलिड है, इसका लेंथ 5 है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है ना। तो देख रहे हो 3 कितने इनवैलिड निकल कर आ गए, 1 2 4 इनवैलिड निकल कर आ गए। बट हमने टोटल कितना निकाल दिया था, 8 निकाल दिया था। तो 8 - 4 डेट इज़ 4, यानी कि 4 मैंने इनवैलिड हटा दिया, तो जो रिमेनिंग है वो वैलिड है मेरे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, अब मेरा आंसर हो गया कि भाई 4 ही वैलिड स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो वो कौन कौन थे, एक तो ये था ए बी बी सी सी, ये देखो इन सब का लेंथ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, के का वैल्यू 5 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दो। याद करो हमारा एग्जाम्पल क्या था, ए बी बी सी सी, और हमारा के का वैल्यू मान लेते हैं जब 3 था। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, जब भी एलिस किसी चीज़ को टाइप करती होगी तो पहले वो उस कैरेक्टर को एक बार प्रेस करती होगी, फिर गलती से वो एक्सटेंड हो जाता होगा, तब डबल ए आ जाता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बी पे जब वो आई होगी तो गलती से डबल प्रेस हो सकता है कर दिया हो उसने, हो सकता है, ठीक है। तो टोटल देखो तो कितने टाइप्स के कैरेक्टर मेरे पास, टोटल 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है ना। ए 2 बार प्रेस हो गया, बी 2 बार प्रेस हो गया, सी भी 2 बार प्रेस हो गया। बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास 3 है टोटल, है ना। एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो वर्स्ट केस में अगर उसने हर पॉइंट में हर कैरेक्टर में मिस्टेक कर दिया होता, ध्यान से सुनो, वर्स्ट केस में अगर उसने हर कैरेक्टर पर लॉन्ग प्रेस किया होता,
इसका मतलब क्या होता कि वो सिर्फ ए ही प्रिंट करना चाह रही थी, वो सिर्फ बी को एक बार ही प्रिंट करना चाह रही थी, वो सिर्फ सी को एक बार ही प्रिंट करना चाह रही थी, है ना। इसका मतलब हर कैरेक्टर पे इसने लॉन्ग प्रेस कर दिया होगा, तो ये ए इनवैलिड होगा, ये बी इनवैलिड होगा, ये सी भी इनवैलिड होगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा स्ट्रिंग क्या बन कर आएगा, ए बी सी बन कर आएगा, ठीक है। और उस केस में अगर आप ध्यान दो कि ये इसका जो लेंथ है एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 3 के बराबर है, ठीक है। तो और ये तो हो गया कि वर्स्ट केस सिनारियो हो गया कि उसने हर एक कैरेक्टर में गलती करी है, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसके अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर पे गलती मान ले तो उसने नहीं किया होगा, तो हो सकता है वो ए बी बी सी बन जाए, या ए बी सी बन जाए, या फिर ए बी बी सी बन जाए, या फिर ए बी बी सी सी, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। बट नोटिस करो कि इससे इससे छोटा स्ट्रिंग अब नहीं बन सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ना। इसके बाद जो भी होगा वो तो इससे बड़ा ही होगा, तो इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 6 है ना। बट इससे छोटा सा स्ट्रिंग अब बन ही नहीं सकता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही 3 हैं, ठीक है। और हर कैरेक्टर में अगर उसने गलती की होती तो उसका इंटेंशन रहा होगा कि हर कैरेक्टर को सिर्फ एक बार प्रिंट करने का, तो ए बी और सी बनेगा, और ये ही स्ट्रिंग सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है। मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग जो है कितना है, 3 है, और वो ही के बराबर है ना, वही के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा स्ट्रिंग हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसके अलावा जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे सब वैलिड होंगे, क्योंकि सर सभी का लेंथ देखो वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, तो सारे के सारे ऑल वैलिड होंगे, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो इतने लिस्ट है ना, सारे के सारे वैलिड होंगे, ये सारे के सारे वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर उसने के का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, अगर उसने वर्स्ट केस में सभी में मिस्टेक किया होता, सभी में, तो ए बी और सी प्रिंट होता, है ना। सिर्फ एक एक कैरेक्टर ही प्रिंट होता, क्योंकि उसने गलती से सभी में लॉन्ग प्रेस कर दिया था। तो ए बी सी उसका मिनिमम इंटेंशन हो सकता है कि मिनिमम इतना प्रिंट करना होगा उसे, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा तो अब कुछ प्रिंट हो ही नहीं सकता ए बी सी से छोटा, ठीक है। तो जो मिनिमम स्ट्रिंग है उसी का लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के निकल गया, इसका मतलब इसके अलावा जितने भी और स्ट्रिंग होंगे, है ना, ए बी सी के अलावा जितने भी स्ट्रिंग है वो तो गारंटीड है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के है। सबका लेंथ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ग्रेटर देन इक्वल टू के है, के का वैल्यू 3 है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल के है। तो सारे के सारे मेरे आंसर्स होंगे, और सारे के सारे आंसर निकालना बड़ा आसान था, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो सारे के सारे फ्रिक्वेंसी को, 2 to the 4 to the 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और लेकिन जैसे ही मैंने के इज इक्वल टू 5 किया था, याद करो, जैसे ही मैंने के इज इक्वल टू 5 किया था तो कुछ इनवैलिड हो गया था, तो वो जो इनवैलिड को हटाना पड़ा था, क्योंकि उनका लेंथ जो है ना वो मेरे के से छोटा था, के का जो मिनिमम लेंथ है उससे छोटा था। मान लेते के का वैल्यू अगर 5 होता तो देखो ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसका लेंथ 3 है, ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया, है ना। बट यहाँ पर जो मिनिमम लेंथ वाला स्ट्रिंग है ना वो ही भाई के को सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो इसके बाद जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो उससे बड़े ही होंगे, तो सारे के सारे जितने भी स्ट्रिंग होंगे सब मेरा वैलिड आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो कि एक इम्पॉर्टेंट बेस केस को कवर करता है कि भाई इफ़ टोटल यूनिक कैरेक्टर्स जितने भी थे, ठीक है, जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स थे सबको एक एक बार भी प्रिंट करती ना अगर वो एलिस, और उसका लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के होता ना, तब तो मैं ब्लाइंडली बोल देता कि भाई जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है सबका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, क्योंकि टोटल यूनिक कैरेक्टर्स को एक एक बार भी यूज़ करके वो स्ट्रिंग अगर बनाती ए बी सी, तो इसका भी लेंथ अगर के से इक्वल या बड़ा है तब तो गारंटीड है, ये तो एक एक बार उसने प्रिंट किया है। इसके बाद जो लॉन्ग रिपीट मतलब लॉन्ग प्रेस के बाद जो भी कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग बनकर आएगा वो तो गारंटीड है उनका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, तो वो तो गारंटीड वैलिड होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे मेरे वैलिड होंगे। तो रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, तो उसमें क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस का रिटर्न कर दो प्रोडक्ट, रिटर्न ऑल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्या है, डैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ही डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा, क्योंकि सारे स्ट्रिंग ये हो गया ना वैलिड हो गया ना उस केस में, क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग वाला लेंथ ही के को सेटिस्फाई कर दे रहा है, मिनिमम स्ट्रिंग वाला लेंथ।
तो भाई उससे बड़े वाले लेंथ तो गारंटी सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सारे के सारे स्ट्रिंग मेरे वैलिड हो गए। तो सारे के सारे स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 सबका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। बट अब हमें क्या आगे समझना है, अब हमें ये समझना है कि अगर इफ़ टोटल यूनिक कैरेक्टर्स, है ना, टोटल यूनिक कैरेक्टर्स, यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू के है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ लेस देन के हुआ, ठीक है, तब हमें ढूंढना है कि उसमें हम कैसे निकालेंगे कि कितने इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं, है ना। हमें ये तो पता चल गया था कि फाइंड इनवैलिड स्ट्रिंग्स, ये निकालना है मुझे, बस इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट मुझे निकालना है, और टोटल मुझे तो पता ही है ना। आई ऑलरेडी नो कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ थे, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने थे, मान लेते हैं इसको पी मान लेते हैं। याद करो कैसे निकालते थे टोटल पॉसिबिलिटी, सारे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने पे निकालते थे। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न पी माइनस फाइंड द इनवैलिड स्ट्रिंग्स काउंट। इसका वैल्यू मान लेते हैं कि जितने इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट मान लेते हैं वो सी है, तो पी माइनस सी मेरा आंसर होगा। दैट्स इट। तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल था देखा जाए तो। अभी कोड करने और कैसे हम लोग निकालेंगे टोटल इनवैलिड स्ट्रिंग्स काउंट वो हम समझेंगे, बट एटलीस्ट समझ में आ गया कि करना क्या है बहुत आसानी से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो, हमें हमारा एम तो हमें पता चल गया है, वी हैव टू फाइंड द इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट। तो फिर टोटल पॉसिबिलिटी में जितने भी टोटल पॉसिबिलिटी थे उसमें इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट हम माइनस कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने यही एग्जांपल लिया है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे हर एक कैरेक्टर से मतलब है, जैसे मान लेते हैं मुझे ए से मतलब है, बी से मतलब है और सी से मतलब है, ठीक है। तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पर ए का फ्रीक्वेंसी है 2 है, बी का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है, सी का फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है। तो मैं कैरेक्टर वाइज इसको प्रोसेस करूँगा कि भाई जैसे मान लेते हैं मेरा पहला कैरेक्टर है, मुझे दिख रहा है 2, सॉरी ए दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिस है वो एक बार एक ए लेगी, तो हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है वो 2 ए ले ले, फिर देखेंगे आगे चल के क्या पॉसिबिलिटी आता है, ठीक है। और याद रखना हमारा एम है कि हमें टोटल कि क्या निकालना है, इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट निकालना है। और इनवैलिड स्ट्रिंग कौन होते हैं, वो स्ट्रिंग जिन, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, मैं हाईलाइट करके यहाँ लिख देता हूँ कि इनवैलिड स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग जिनका लेंथ स्ट्रिंग डॉट जो भी आपका रिजल्ट स्ट्रिंग बनेगा, जिनका लेंथ लेस देन के होना चाहिए। क्योंकि याद करो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि इंटेंशन क्या है कि जो लेंथ स्ट्रिंग प्रिंट होगा उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, एटलीस्ट के होना चाहिए। तो अगर हम लेस देन के वाले स्ट्रिंग का काउंट निकाल लेंगे और लेस देन ये निकाल लेंगे तो वो मेरे इनवैलिड स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। और इनवैलिड स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि भाई उनका लेंथ लेस देन के है ना, ठीक है। तो ये मान तो ऑब्वियस है यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख गया, तो ऑप्शन से मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि मैं आराम से रिकर्शन लगा के सारे पॉसिबल इनवैलिड स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सारे पॉसिबल इनवैलिड स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ आराम से। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक ऐसा ग्रुप बना लूँगा, है ना। देखो ये एक ग्रुप है जिसमें ए है 2 बार आया है, ये एक ग्रुप है बी 2 बार आया है, एक ग्रुप है सी 2 बार आया है, ठीक है। तो मैं ऐसे एक ग्रुप नाम का फ्रीक्वेंसी, इसका नाम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड होगा। ये 2 जो है वो ए के लिए है, ये बी है वो इसका फ्रीक्वेंसी 2 था, इसका फ्रीक्वेंसी 2 था, है ना, ठीक है। और एक एक करके मैं सबके पास जाऊँगा। मान लेते मैं यहाँ पर गया तो मैं पॉसिबिलिटी देखूँगा कि एक बार मैं एक फ्रीक्वेंसी लूँगा इसका, फिर देख लूँगा पॉसिबिलिटी, फिर एक बार मैं इसका एक फ्रीक्वेंसी ना लेके 2 फ्रीक्वेंसी ले लूँगा, फिर देख लूँगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो बस वही करना है, इंडेक्स आई एक यहाँ पर रखेंगे, ओके। और ये अभी तक मैंने टोटल कितने कैरेक्टर्स ले रखे हैं उसका काउंट मैं रख लूँगा, है ना। 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक इंडेक्स आई होगा जो कि इस पर इटरेट करेगा मेरे ग्रुप वाले फ्रीक्वेंसी वाले एरे पे, है ना, टू इटरेट इन द फ्रीक्वेंसी एरे। और दूसरा है कि मैं काउंट नाम का वेरिएबल रखूँगा, टू काउंट हमने अब तक कितने कैरेक्टर्स ले लिए हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी टुक टिल नाउ, ठीक है। और कैरेक्टर्स का काउंट मैं क्यों रख रहा हूँ खुद सोचो, ऑब्वियस सी बात है, मुझे एट द एंड इंश्योर ये करना है
कि भाई जो भी आप स्ट्रिंग बना रहे हो उसका लेंथ लेस देन के होना चाहिए, है ना। तो कैरेक्टर का काउंट क्या होना चाहिए, लेस देन के होना चाहिए ना, मेरा यही एम होना चाहिए, लेस देन के वाले वही मेरे इनवैलिड होंगे, ठीक है। ओके, तो देखा है तो बड़ा सिंपल है। मैं एक सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखूंगा, उसमें मैं इंडेक्स आई भेज दूंगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इंडेक्स आई 0 किसके लिए, इस ग्रुप के लिए, है ना, ठीक है। और उसमें मैं काउंट भी भेज दूंगा, काउंट का वेरिएबल 0 है, और मैं फ्रीक्वेंसी भी भेज रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी एरे मैंने बनाया, और के भी भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले अभी देखो इंडेक्स आई यहाँ पर है ना, मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इसका एक फ्रीक्वेंसी ले लूँ, ठीक है, या फिर 2 ले लूँ। खैर मैक्सिमम 2 ही है, तो 2 तक ही ले सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले सकता। तो फॉर कितना ले सकता हूँ उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट कितना ले सकता हूँ, टेक इज़ इक्वल टू या तो 1 ले सकता हूँ, टेक लेस देन इक्वल टू या तो उसकी जितनी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ले सकता हूँ, टेक प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जब मैं लूँगा तो मुझे इंश्योर करना है कि मैंने जितना लिया है, और ऑलरेडी मेरे पास जितना था, याद है काउंट वेरिएबल मैंने भेजा था, ये रहा, ये काउंट मेरा ये काउंट वेरिएबल है, ये काउंट है मेरा, और ये इंडेक्स आई है, ठीक है। तो काउंट मेरे पास ऑलरेडी था, और अभी मैंने टेक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ले लिया है, इट मस्ट बी लेस देन के होना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इनवैलिड काउंट कर रहा हूँ अभी, है ना, मुझे इनवैलिड काउंट करना है। अगर ऐसा है मतलब ये इनवैलिड बना रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे, इंडेक्स आई प्लस 1, नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे, काउंट प्लस टेक, अभी मेरा काउंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने इतना फ्रीक्वेंसी और ले लिया है, काउंट प्लस टेक, ठीक है। और भी जो पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी है, के, सब भेज दो, है ना, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, टेक प्लस काउंट लेस देन के नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, एल्स आप अभी ही ब्रेक कर सकते हो, आगे फॉर लूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो टेक की वैल्यू और बढ़ती चली जा रही है। तो टेक इज इक्वल टू 1 के लिए मान लेते हैं, टेक प्लस काउंट लेस देन के नहीं हो रहा है, तो टेक प्लस प्लस जब बाद में होगा तब तो ऑब्वियस है वो लेस देन के कभी नहीं होगा आगे जाकर, तो अभी ही ब्रेक कर जाओ, है ना, अर्ली ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न क्या आया मेरा, रिजल्ट का वैल्यू जो भी आया, रिजल्ट, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना था और यहीं पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। रिकर्शन है, इसको मेमोराइज भी करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंस्ट्रेंट हाई है, एंड वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम लोग बॉटम अप की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और रिकर्शन आपने लिखा है तो आपको बेस केस लिखना पड़ेगा, तो बेस केस के लिए मैं यहाँ जगह बनाता हूँ थोड़ा सा, ये मेरा मेन बॉडी था और यहाँ बेस केस लिखते हैं। अब देखो ये मेरा फंक्शन था, बेस केस क्या होना चाहिए खुद सोचो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो इंडेक्स आई जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले अरे पे रिटरेट कर रहा है ना, तो वो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आई अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज चला गया, इसका मतलब वो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है ना। तो जब इसका मतलब अब मैं आगे और जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि अब मुझे फ्रीक्वेंसी अरे में और कोई नहीं मिलेगा, आई मेरा अब यहाँ से इधर आ चुका, आउट ऑफ बाउंड आ चुका है। तो जब इसका मतलब अगर आप यहाँ पहुँच चुके हो, मतलब आपने कुछ कुछ कैरेक्टर्स लेके यहाँ पहुँचे होगे, यहाँ से कुछ लिया होगा, यहाँ से कुछ लिया होगा, यहाँ से कुछ लिया होगा, फिर अब इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई अगर इफ़ काउंट जितना आप करंट आपका काउंट है वो लेस देन की होना चाहिए, तभी ये इनवैलिड स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये करेक्ट पाथ है, तो यहाँ रिटर्न 1 कर रहा हूँ कि ऐड कर लेना कि एक आपको करेक्ट स्ट्रिंग मिल गया है जो इनवैलिड है ना, एल्स रिटर्न 0 कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दिस 1 इज़ फॉर गॉट एन इनवैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। याद करो मेरा अल्टीमेट एम क्या था, मुझे इनवैलिड स्ट्रिंग ही निकालना था, सॉल्व फंक्शन वही तो कर रहा था, इनवैलिड स्ट्रिंग का काउंट निकालना था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि टोटल इनवैलिड स्ट्रिंग कितने थे, ओके। और लास्ट में मुझे बस क्या करना है, रिटर्न जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटी है पी वो तो मैं निकाल लूँगा, है ना, उसमें माइनस कर दूंगा कि अभी मेरा जितना भी इनवैलिड आया है
इनवैलिड का काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, इनवैलिड काउंट, और इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब और हाँ, उसका ध्यान दे देना, मतलब ये प्रॉब्लम में दे रखा है वैल्यूज़ बहुत बड़े हो सकते हैं, तो मॉड्यूलो एम करते रहना हर जगह। ठीक है, मॉड्यूलो एम करते रहना। अब एक चीज़ ध्यान दो, कंस्ट्रेंट तो हाई है, ऑब्वियस सी बात है। आपका टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा आराम से, तो हम इसको मेमोराइज भी करेंगे जब हम लोग कोड करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो पी हमने निकाला था, ये क्या था मेरा? टोटल पॉसिबिलिटी है ना। तो ये भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये वाला एग्जांपल था ए बी बी सी सी, है ना। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक फ्रिक्वेंसी अरे मैंने ले लिया, मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मुझे बस इनके फ्रिक्वेंसी को स्टोर करना है। तो एक पॉइंटर आई मान लेते हैं यहाँ पर आया, है ना, ए पर आया। तो मैंने देखा कि ये जो है, सॉरी ए, तो इसके पीछे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं ना। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। काउंट इज इक्वल टू अभी के लिए 1 मान के चलते हैं, है ना। पहले कैरेक्टर का काउंट 1 है। आई यहाँ पर आया, क्या ये इसके प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है? यस। तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, फिर आई मेरा यहाँ पर आ गया, क्या ये प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है? नहीं, प्रीवियस कैरेक्टर बराबर नहीं है, मतलब अभी तक जो कैरेक्टर देखता आ रहा था मैं, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 2 था, तो 2 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया है, मतलब बी एक नया कैरेक्टर मुझे दिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ओके, अब आई मेरा आगे जाएगा, आई इसके प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर है? यस बराबर है, तो एक फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया। आई यहाँ पर आया, तो ये इसकी प्रीवियस कैरेक्टर के बराबर नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नया कैरेक्टर स्टार्ट हो गया है। तो ये जो बी का फ्रीक्वेंसी चलता आ रहा था, कितना होगा उसका टोटल काउंट? 2 हो गया, तो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया। सिमिलरली आई, अब आई को रीसेट, सॉरी आई काउंट को रीसेट करके 1 करूँगा। अब आई मेरा जब यहाँ जाएगा तो ये प्रीवियस के बराबर है, यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सी का फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर पुश कर दिया। ठीक है, जो भी काउंट का वैल्यू था वो मैंने लास्ट में यहाँ पर पुश कर दिया, तो मेरा फ्रीक्वेंसी अरे यहाँ पर तैयार हो गया, है ना। अब बस मुझे एक सिंपल सा ये चेक करना होगा कि इफ़, हाँ मतलब प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अरे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, है ना। यानी कि यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है, 2 × 2 फॉर लूप लगा के प्रोडक्ट निकाल लेना। और यहाँ पर एक अर्ली रिटर्न आप मार सकते हो, मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया था कि अगर मेरा जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, टोटल यूनिक कैरेक्टर्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ, तब तो गारंटीड है कि सारे स्ट्रिंग जो निकल कर आएंगे वो वैलिड स्ट्रिंग होंगे, उनका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, तो रिटर्न कर देंगे ये प्रोडक्ट भी। तो ये मेरा अर्ली रिटर्न हो गया, इधर से रिटर्न कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम सॉल्व अपना कॉल करके रिकर्शन निकालेंगे, और पी माइनस जो सॉल्व से जो इनवैलिड काउंट आया है, इनवैलिड काउंट रिटर्न कर देंगे ये। ठीक है, पी माइनस इनवैलिड काउंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइम लिमिट एक्सीड आएगा तो हम बॉटम अप की तरफ जाएंगे। ओके, मेमोराइज भी करेंगे इसको, जब मैं कोड करूँगा तो फिर बॉटम अप की तरफ जाएंगे। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे बना लेते हैं। काउंट नाम का वेरिएबल रखते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन वर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ आई माइनस 1 होगा, है ना। इसीलिए आई को देखो 1 से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि देखो आई माइनस 1 भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि काउंट प्लस प्लस करते चले जाओ। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपको नया कैरेक्टर मिल चुका है, तो फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस कैरेक्टर का वो फ्रीक्वेंसी पुश कर दो, जो भी काउंट था उसका, और काउंट को वापस से रिसेट कर दो, है ना। काउंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अभी नया कैरेक्टर आ चुका है। और जब आप इंडेक्स आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो लास्ट वाले कैरेक्टर का जो काउंट मेंटेन्ड होगा उसको भी यहाँ पर पुश बैक करना मत भूलना। ठीक है, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे बन गया। अच्छा, एक और केस आप लिख सकते थे कि अगर वर्ड डॉट लेंथ जो है ना, और जो गिवन के है ना, मिनिमम लेंथ जो है के का, अगर वो ही मेरा ग्रेटर देन वर्ड डॉट लेंथ है, ठीक है, तब तो आप आराम से रिटर्न 0 कर सकते हो यहाँ पर, है ना। क्योंकि के क्या है कि मिनिमम लेंथ आपका इतना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वर्ड ही जो है आपका इंटायर वर्ड जो प्रिंटेड है स्क्रीन में, वो ही भाई छोटा है आपके मिनिमम वर्ड के लेंथ से। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है, बनाया ही नहीं जा सकता, है ना, इम्पॉसिबल है। मिनिमम लेंथ जो है के वो ही वर्ड डॉट लेंथ से बड़ा है, ठीक है। तो इसके केस में कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, रिटर्न 0 कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी बना लिया। फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद मैंने क्या बोला था कि भाई इंट टोटल पॉसिबिलिटी निकालते हैं। पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, है ना, यूजिंग ऑल दी कैरेक्टर्स और उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो निकाल लेते हैं। फॉर इंट एंड एफ एंड फ्रीक्वेंसी पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई एफ, ठीक है। लेकिन इंश्योर करना कि भाई वैल्यू बहुत बड़ी जा सकती है, तो मॉड्यूलो एम निकालना मत भूलना, है ना। तो मैं यहाँ पर एम डिफाइन कर देता हूँ, इंट एम इज इक्वल टू 1 + 7, ठीक है। ओके, तो मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ अर्ली रिटर्न के लिए कि अगर मेरा जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर्स है वो कैसे निकालोगा, फ्रीक्वेंसी का साइज़ निकाल लो, है ना। टोटल यूनिक कैरेक्टर्स इतने ही थे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू हैं के, तो इसका मतलब वी आर गुड। इसके अलावा जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे वो ऑब्वियस है बड़े बनेंगे, है ना, तो वो सारे वैलिड होंगे। तो उस केस में रिटर्न टोटल पॉसिबिलिटी रिटर्न कर दो ब्लाइंडली, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके बाद, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू नाउ फाइंड काउंट ऑफ इन वैलिड स्ट्रिंग्स, ठीक है, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग से, वो मेरा आंसर होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो निकाल लेते हैं लॉन्ग इन वैलिड काउंट मुझे कहाँ से मिलेगा, सॉल्व फंक्शन कॉल कर देते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले अरे का। टोटल काउंट अभी 0 मैंने ले रखा है फ्रीक्वेंसी, और ये के हो गया मेरा, ठीक है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है मुझे, इन टोटल पॉसिबिलिटी पी था माइनस इनवैलिड काउंट जो भी था, ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे, है ना। अब हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं अपना, जो अपना मेन फंक्शन था, सॉल्व, ठीक है। इंट सॉल्व, यहाँ क्या क्या पास कर रहे हैं, इंट इंडेक्स आई पास कर रहे हैं, इंट काउंट पास कर रहे हैं। अब तक मैंने कितने कैरेक्टर ले लिए हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रीक्वेंसी और इंट के, ठीक है। इफ़ बेस केस आपको याद होगा कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज हो गया, है ना, तो बस इतना चेक कर लो, मतलब इसका मतलब आपने सारे ग्रुप को विजिट कर लिया है, बस इतना चेक कर लो। रिटर्न या तो इफ़ कंडीशन लेके लिख सकते हो कि इफ़ जो आपका काउंट है अगर वो लेस देन के हुआ तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो रिटर्न 0 कर दो। 1 का मतलब क्या है, फाउंड इनवैलिड, मतलब ये जो पाथ आप गए थे इस पाथ पे वहाँ पर आपको इनवैलिड स्ट्रिंग मिल चुका है एक, है ना, तो रिटर्न 1 कर दिया आपने। ओके, लॉन्ग यहाँ रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट कितना लूँगा मैं हर ग्रुप से, 1 से लेकर टेक इज लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई टेक प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ऑलरेडी मैंने काउंट ले रखा है, उसमें मैंने अगर टेक लिया, अगर वो लेस देन के है मतलब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं इनवैलिड स्ट्रिंग ढूंढ सकता हूँ अभी भी। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, इंडेक्स आई प्लस 1। नेक्स्ट ग्रुप में अब हम लोग जाएंगे, काउंट प्लस टेक मेरा फ्रीक्वेंसी हो चुका है अभी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉमा के ये सब भेज दिया, और मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, ओके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब तो भाई काउंट प्लस टेक बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसी वक्त ब्रेक कर दो, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। ओके, रन करके देखते हैं एक बार, देखते हैं कि मेरा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो पा रहा है कि नहीं। तो देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गया है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा तो हमें इसको डेफिनेटली मेमोराइज करना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं। टोटल 711 टेस्ट केसेस पास हुए हैं आउट ऑफ 846, विच इज़ नॉट बैड, है ना, मतलब ये भी अच्छा सोल्यूशन है, इट्स नॉट दैट बैड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया मेमोराइजेशन अरे, यहाँ पर ले लिया, उसको यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं या तो टी डॉट असाइन n+1, क्योंकि देखो दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, एक इंडेक्स और एक इंडेक्स किसका है, फ्रीक्वेंसी का, है ना। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का साइज़ मैं निकाल लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज
ठीक है, तो n+1 ले लिया। और एक दूसरी वाली क्या है, कितना काउंट है हमारे पास, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना काउंट हम लेंगे, ये के मैंने बोला था ना, इनवैलिड करने के लिए काउंट शुड बी लेस देन के, है ना, मतलब लेस देन के होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं के तक का ही लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट के तक का लूँगा, तो k+1 ले लेता हूँ, ठीक है, और -1। ओके, अब -1 से हमने साइन कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेंगे कि इफ़ t ऑफ i कॉमा k इज़ नॉट इक्वल टू -1, सॉरी i कॉमा काउंट, ठीक है, रिटर्न t ऑफ i कॉमा काउंट। और यहाँ पर निकलने से पहले t ऑफ i कॉमा काउंट को स्टोर कर लो। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। n+1 वेक्टर ऑफ इंट, अच्छा k का वेरिएबल, अच्छा हाँ, एक गड़बड़ और हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। हम सारे कैलकुलेशन मॉड्यूलों में कर रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ पर मॉड्यूलों में कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, और यहाँ पर ही मॉड्यूलों में कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो p निकाल रहे हैं मॉड्यूल में निकल रहे हैं, तो p माइनस इनवैलिड काउंट भी नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव से बचने के लिए हम आराम से, सिंपल सा एक तरीका होता है, मॉड से ऐड कर दो, मॉड्यूलो m कर दो, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं। अभी भी टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है, देखते हैं। p आपका क्या है, अच्छा लॉन्ग p मुझे लेना चाहिए था, लॉन्ग p। देखते हैं, पहले 717 टेस्ट केसेस पास हुए थे। लॉन्ग का स्पेलिंग गलत है, माय बैड। इस बार देखते हैं कितने टेस्ट केसेस पास होते हैं। ओके, इस बार 830 टेस्ट केसेस पास हो गए, विच इज़ गुड, है ना। पहले से तो बहुत बेटर है। सिर्फ 16 टेस्ट केसेस अभी मिसिंग है, बट स्टिल ये हमें ये बता रहा है कि भाई बॉटम अप तो करना ही पड़ेगा अब तो, है ना। अभी टाइम कम्प्लीटी अगर आप ध्यान दो, n/k टोटल स्टेट्स है मेरे, जो मेरा DP अरे मैंने लिया है, तो n/k टाइम कम्प्लीटी जा रहा है, बट अंदर आप फॉर लूप भी चला रहे हो, तो n/k इंटू फ्रिक्वेंसी जो भी है कैरेक्टर्स के, ठीक है। तो n/k इंटू फ्रिक्वेंसी मेरा टाइम लिमिट जा रहा है, जो मेरा टाइम, जिसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है मेरा। तो अब देखते हैं बॉटम अप में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस रिकर्सिव वाले कोड को। तो चलो अब इसका बॉटम अप देखते हैं। तो बॉटम अप जब भी दिक्कत होता है बॉटम अप में, तो बेस्ट तरीका ये है कि अपने पैरेलल में रख लो रिकर्शन वाला कोड। इसी का देख देख के आराम से बॉटम अप लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बॉटम अप में हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि रिकर्शन वाले कोड में कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे। देखो, तो आई चेंज हो रहा था और काउंट चेंज हो रहा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2D अरे लूँगा अपने बॉटम अप को लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और ये साइज़ ले लेते हैं। ये n+1 रखा था हमने, ये k+1 रखा था, याद करो मेमोराइजेशन में यही रखा था, तो बॉटम अप में भी यही रख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद स्टेट डिफाइन हमें करना होता था, है ना। तो देखो 2D अरे है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो होगा आई को डिपिक्ट करेगा, ये मेरा के को डिपिक्ट करेगा, है ना, ठीक है। के बोले तो मतलब काउंट जो था, मतलब ये मेरा काउंट है ना, आई और काउंट है ना। तो काउंट मैक्सिमम के तक जाएगा, इसीलिए मैंने k+1 यहाँ पर ले लिया है। तो ये मेरा काउंट को डिपिक्ट करेगा, और ये मेरा डिपिक्ट करेगा इंडेक्स आई को। और ये इंडेक्स आई किसका इंडेक्स होता था, याद करो, जो हम फ्रीक्वेंसी अरे बनाते थे ना, जिसमें हर कैरेक्टर के ग्रुप का फ्रीक्वेंसी होता था। जैसे ए का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है, बी का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 है, सी का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 3 है, एंड सो ऑन मान लेते हैं ये अरे है मेरा। तो उस पर जो हम इंडेक्स इटरेट करते थे, ये वो इंडेक्स आई है, ठीक है। तो इसी का साइज़ हम निकाल लेते थे, फ्रीक्वेंसी डॉट साइज़, है ना, और वही हम यहाँ यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें स्टेट डिफाइन करना है ना सबसे पहले, कि टी ऑफ आई कॉमा काउंट का मतलब क्या होगा, खुद समझो। इतना तो मुझे पता है कि ये मुझे क्या दे रहा है। ये जो टी ऑफ आई कॉमा काउंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो, काउंट ऑफ इनवैलिड स्ट्रिंग्स। इनवैलिड स्ट्रिंग्स कितने बन सकते हैं, इफ़ यू हैव टेकन टोटल काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टिल नाउ,
है ना, एंड यू आर एट इंडेक्स आई। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं इंडेक्स आई पर हूँ, इनवैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब होता है कि जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना है उसका लेंथ लेस देन के होगा, पहली चीज़। और अगर वो जो भी स्ट्रिंग बना है यहाँ पर, उसमें एटलीस्ट वो सारे कैरेक्टर तो होने ही चाहिए जो एलिस ने टाइप किया होगा। जैसे मान लेते हैं ABBCCDD है, तो ये ए को डिपिक्ट करता है, ये बी को डिपिक्ट करता है, ये सी को डिपिक्ट करता है। मान लेते हैं मेरा एग्जांपल ABBCC था, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिंग तो एटलीस्ट मुझे इतना तो बनाना ही पड़ेगा जिसमें ये तीनों कैरेक्टर एक बार आएंगे ही, मतलब ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, ठीक है ना। तीनों कैरेक्टर तो आएंगे ही आएंगे। अब बाद में मैं देख लूँगा कि अगर इसका इनका लेंथ के से भी छोटा है तब ये इनवैलिड होंगे मेरे। बट जो स्ट्रिंग बनेगा उसमें सारे कैरेक्टर तो होने ही चाहिए ना कम से कम, क्योंकि एलिस ने प्रेस तो किया ही है उन कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंडेक्स आई पर खड़ा हूँ तो इसका मतलब कि कितने इनवैलिड स्ट्रिंग मैं बना सकता हूँ अगर मैं आई से लेकर ये इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर्स को पिक कर लूँ और ओवरऑल इतने ही कैरेक्टर्स लूँ, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं सारे कैरेक्टर को लेके क्यों बात कर रहा हूँ? इंडेक्स आई पर हूँ मैं, बट मैं सारे कैरेक्टर्स को लेके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे सारे कैरेक्टर्स तो एक बार टाइप करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ABBCC है, तो हर कैरेक्टर तो एक बार तो एलिस ने प्रेस किया ही होगा, ठीक है। तो जो भी आप स्ट्रिंग बनाओगे उसमें सारे कैरेक्टर होने ही चाहिए, ठीक है। तो इफ़ आई एम एट इंडेक्स आई, है ना, इंडेक्स आई पर अगर मैं हूँ और मैंने अब तक टोटल काउंट कैरेक्टर्स ले रखे हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा TI, काउंट से कि टोटल कितने पॉसिबल इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं, है ना। टिल इंडेक्स नहीं, इनवैलिड स्ट्रिंग्स है इफ़ यू आर एट इंडेक्स आई, है ना, और आई फ्रॉम इंडेक्स आई टू इसका जो भी लेंथ है इंडेक्स n-1 तक, ठीक है। और टिल नाउ आपने काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिए हैं, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर निकालने के लिए, आई का आंसर निकालने के लिए मुझे आगे के भी आंसर्स चाहिए होंगे, है ना। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी, मुझे अगर काउंट ऑफ इनवैलिड स्ट्रिंग चाहिए, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंडेक्स आई पर खड़ा हूँ, टोटल मैंने काउंट कैरेक्टर्स लिया है, तो इसका मतलब मैं आगे के भी सारे कैरेक्टर्स मैंने ले रखे होंगे, काउंट कैरेक्टर्स। तो इससे अच्छा क्या कि आप यहाँ से आंसर बिल्ड करना स्टार्ट करो, यहाँ एंड से, ठीक है। ये आपको ये बताएगा कि आप इंडेक्स आई पर खड़े हो और इंडेक्स आई टू इंडेक्स n-1 तक के अपने ग्रुप में से कितने कैरेक्टर्स ले लिए हैं, काउंट कैरेक्टर्स ले लिए हैं, ठीक है। और टोटल कितने इनवैलिड स्ट्रिंग्स बन पा रहे हैं, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि TI, काउंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड स्ट्रिंग, कितने इनवैलिड स्ट्रिंग बन सकते हैं बाय चूजिंग काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग ग्रुप्स फ्रॉम I to n-1, है ना। आई से लेकर n-1 तक के सारे ग्रुप्स में से कैरेक्टर्स उठा लिया, ठीक है। और कितने कैरेक्टर उठा रहा है? इतने कैरेक्टर उठा लिया, और उससे कितने पॉसिबल इनवैलिड स्ट्रिंग्स बन पा रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखा जाए तो रिकर्शन भी तो वही करता था, मैं रिकर्शन को आई और काउंट भेजता था, तो एक्चुअली में क्या है, TI, काउंट ही तो है। ये मुझे बस ये बता देता है कि अगर I, काउंट है तो कितने इनवैलिड स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो ये आई क्या होता है, इंटरनली देखो रिकर्सिवली जा जाकर I+1 हुआ, I+2 हुआ, तो इंडेक्स एट द एंड n-1 इंडेक्स तक जाता है, रिजल्ट निकालता है, फिर बैक ट्रैक करता है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, n-1 से लेकर इंडेक्स 1 तक जा रहे हैं, है ना। ऐसे करते करते इंडेक्स नंबर 0 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर जाएंगे और अपना कल आंसर निकालते चले जाएंगे। तो अब देखो ध्यान दो, 2D अरे होगा, ये तो समझ में आ गया। ये इंडेक्स जो होगा वो इंडेक्स आई को रिप्रेजेंट करेगा, ये काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। और खुद बताओ इंडेक्स काउंट कितना हो सकता है, मतलब मिनिमम काउंट तो ऑब्वियस के होना चाहिए, बट याद करो हमें इनवैलिड ढूंढना है, तो K-1 तक का हमें सारा चाहिए। मान लेते हैं इंडेक्स नंबर ये 0 काउंट है, ये 1 काउंट है, एंड सो ऑन, ये K-1 है। तो देखा जाए तो मुझे इससे तो मतलब ही नहीं है K वाले से, है ना, क्योंकि ये तो मेरा वैलिड हो जाएगा ना। मुझे काउंट ऑफ जो 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 लेंथ होगा, मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा, वो K से कम ही होना चाहिए, तभी वो इनवैलिड होगा, है ना। ये वर्जन जो है ये वैलिड है, वैलिड। तो वैलिड वाले को मैं इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे K-1 तक
से मुझे k-1 तक ही से मतलब है, इतने तक ही से ही मतलब है मुझे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस रिकर्शन कोड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर बेस केस याद है क्या करते थे, जब आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट साइज पहुँच जाता था, मतलब आई फ्रीक्वेंसी का साइज कितना एन है, मतलब आई जब ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता था, मतलब मान लेते हैं आई जब एन पर पहुँच गया, ठीक है, तो हम बस ये चेक करते थे कि जो मेरा काउंट है अगर वो लेस देन के है मतलब हमें एक इनवैलिड स्ट्रिंग मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही करेंगे। देखो तो आई यहाँ पर क्या है, 0 है, 1 एंड सो ऑन। हमने आई का साइज़ n+1 लिया तो ये इंडेक्स नंबर n होगा, ठीक है। और ये देखो k-1 है, ये वाला कॉलम k-1 है, k-2 है, k-3 है, k-4 है, ठीक है। तो ये सारे मेरे वैलिड केस हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंडेक्स n पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आपने सारे ग्रुप एक्सप्लोर कर लिए हैं, और जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसमें कैरेक्टर देख रहे हो k-1 है और k-1 से छोटे ही हैं, मतलब सारे इनवैलिड है ना। तो ये सारे मेरे यहाँ पर 1 होगा, 1 1 1 1 पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर किया था, रिटर्न 1 कर रहे थे ना काउंट लेस देन के लिए। तो देखो यहाँ पर काउंट लेस देन के ही तो है, ये रहा, ये काउंट k-1 है, ये काउंट k-2 है, k-3 है, एंड सो ऑन दीज आर ऑल लेस देन के वाले काउंट, और उनके लिए आंसर 1 होना चाहिए था। तो ये बेस केस आप पहले ही भर सकते हो, है ना, मतलब इनिशियलाइजेशन आप पहले ही कर सकते हो। तो एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट माई बेस केस, है ना। तो देखते हो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रिकर्शन कोड पहले लिखता हूँ कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहाँ से मुझे बॉटम अप अगर लिखने की ज़रूरत पड़ी तो वो हेल्प होता है मुझे, ठीक है। ओके, तो इसको इस बेस केस को भरने के लिए मैं सिंपली एक फॉर लूप लिखूँगा। फॉर कहाँ से भर रहे हैं, इंडेक्स कॉलम k-1 से भर रहे हैं ना। फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू k-1 वाले कॉलम से काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 काउंट माइनस, ठीक है। ओके, तो टी ऑफ, मान लेते हैं मेरा जो 2D है उसका नाम टी है, टी ऑफ nth इंडेक्स काउंट का वैल्यू 1 होगा, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये तो हमने बेस केस लिख दिया अपने रिकर्शन का, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रिकर्शन वाला जो कोड था उसका बेस केस को मैंने यहाँ बॉटम अप में कन्वर्ट किया, तो बेस केस मैंने पहले ही फिल कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि और क्या है। अब खुद सोचो, ये जो बॉटम अप का मैंने 2D अरे बनाया है, इस 2D अरे को फिल करने के लिए डबल फॉर लूप लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2D अरे को फिल करने के लिए डबल फॉर लूप लिखना पड़ता है, और हम देखो नीचे से ऊपर फिल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आई इज इक्वल टू nth रो तो हमने फिल कर दिया ऑलरेडी, ये nth रो है मेरा, तो n-1th रो से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस, ठीक है। और उसके बाद फॉर, और जो मेरा कॉलम है यानी कि जो काउंट वाला कॉलम है वो यहाँ से k-1 k-2 k-3 एंड सो ऑन इनको फिल कर रहे हैं, तो आप उनको फिल कर लो यहाँ पर। फॉर जैसे यहाँ पर कर रहे थे, ये रहा, यही वाला चीज़ वहाँ चिपका रहा हूँ नीचे में। फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू k-1 काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 काउंट माइनस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये डबल फॉर लूप लिखने की मदद से मैं क्या फिल कर पा रहा हूँ, मैं टी ऑफ आई कॉमा काउंट फिल कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब याद करो टी ऑफ आई कॉमा काउंट किसके इक्विवेलेंट होता है, याद करो हम जो रिकर्सिव कॉल करते थे ना आई कॉमा काउंट, ये उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देखो जब भी मैं रिकर्सिव कॉल करता हूँ तो मुझे हर बार क्या होता है, टी ऑफ आई कॉमा काउंट मिल जाता था रिजल्ट से, है ना। तो एक बार रिकर्सिव कॉल टी ऑफ आई कॉमा काउंट इट्स नथिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू टी ऑफ आई कॉमा काउंट, ठीक है, जो बॉटम अप पे हम लिख रहे हैं। चलो ये तो डबल फॉर लूप हमने लिख दिया। अब इसके बाद याद करो क्या करते थे, इस रिकर्शन में हम एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक और फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यही फॉर लूप उठा के कॉपी पेस्ट मार देगा, यहाँ पर यही फॉर लूप उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं, देखो ध्यान से। इसीलिए मुझे रिकर्शन कोड पहले लिखना पसंद है, क्योंकि वहाँ से मैं रेफरेंस लेके बॉटम अप आसानी से लिख पाता हूँ, ठीक है। फॉर इंट टेक इज इक्वल टू 1, टेक इज लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, है ना, यही तो यहाँ पर भी करते थे, आई के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी है टेक प्लस, कुछ भी नया नहीं करना पड़ रहा है, एग्जैक्टली रिकर्शन कोड को ही कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। इफ़ काउंट जो अभी मेरा करेंटली है उसमें काउंट प्लस टेक किया, अगर वो लेस देन इक्वल टू,
सॉरी माय बैड, अगर वो लेस देन के है मतलब वो इनवैलिड है और मुझे इनवैलिड ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टी ऑफ, या तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू सॉल्व फंक्शन, याद है वहाँ पर कॉल करते थे और वहाँ पर i+1 करते थे और काउंट प्लस टेक करते थे, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही करेंगे, सॉल्व की जगह बस टी लिख देंगे, टी ऑफ i+1 काउंट प्लस टेक। ठीक है, अब मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, वो सब तो हम लोग कोड जब करेंगे तो कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता था तो एल्स ब्रेक कर देते थे। ठीक है, और जब बाहर निकलेंगे, इस मान लेते हैं इस फॉर लूप से बाहर निकल गए, तो टी ऑफ आई कॉमा काउंट का वैल्यू सेट हो जाएगा, मुझे मिल, यही तो ढूंढना था मुझे, इस आई कॉमा काउंट का वैल्यू, जो भी मेरा रिजल्ट का वैल्यू था, ये रहा जो भी रिजल्ट में मैंने स्टोर किया है यहाँ पर। ठीक है, बस ख़त्म हो गया, तो मुझे मिल जाएगा इससे। अब याद करो हम फिल कैसे कर रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे फिल करते चले जा रहे हैं, है ना। तो फिल जब फिल करते जा रहे हो ऐसे ऐसे, तो लास्ट में आप कहाँ पहुँचोगे, लास्ट में आप पहुँचोगे इधर, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ स्टोर्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम उल्टा फिल कर रहे हैं। तो मुझे मिल जाएगा इंट टोटल इनवैलिड, मुझे मिल जाएगा काउंट अपने 2D अरे से टी ऑफ 0,0 पर मिल जाएगा। ठीक है, और बस हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जो टोटल पॉसिबिलिटी याद है हमने निकाली थी, उसमें से इनवैलिड को हटा दो, है ना, जितने इनवैलिड है वो हट जाएंगे, तो मेरा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, यही था हमारा बॉटम अप। ठीक है, बट अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इम्प्रूव नहीं हुआ अगर आप देखो तो, क्योंकि मैंने रिकर्शन को एज इट इज़ यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अभी भी ओ ऑफ n इंटू काउंट का वैल्यू k है मैक्सिमम, मल्टीप्लाइड बाय जो भी फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर भी एक फॉर लूप है, तो ट्रिपल फॉर लूप अभी भी लग रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको भी कोड करके देखते हैं कितना और टेस्ट केसेस हम पास कर पा रहे हैं इसकी मदद से, फिर फर्दर इसमें भी देखेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलो अपना बॉटम अप वाला कोड करते हैं। पहले तो ये रिकर्शन वाला कोड हटा देते हैं अभी के लिए, है ना, क्योंकि हमने देख लिया ये भी हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, रिकर्शन मेमोराइजेशन, तो इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर ये वाला केस तो मैं अभी भी रखूँगा कि k ग्रेटर देन वर्ड डॉट लेंथ है तो 0 रिटर्न कर दो, फिर प्रोडक्ट निकाल लो सारे फ्रीक्वेंसी का, और अगर फ्रीक्वेंसी डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। तो ये तो अर्ली रिटर्न है, दिस इज़ अ गुड थिंग, तो इसको तो मैं अभी भी रखूँगा, है ना। बट यहाँ पर जो हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे थे ये सब हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सब हटा दे रहा हूँ। ओके, अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली मैं एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेता हूँ, टी ऑफ n+1 वेक्टर ऑफ इंट k+1। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू k-1, ये बेस केस है मेरा, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, काउंट माइनस टी ऑफ nth काउंट इज इक्वल टू 1, ये सारे इनवैलिड है मेरे, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू k है, देखो k-1 से 0 तक के वाले हैं ये। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू n-1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस, फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू k-1, काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, काउंट माइनस। तो ये मेरा मिमिक क्या कर रहा है, मेरे सॉल्व फंक्शन को मिमिक कर रहा है ये डबल फॉर लूप। और 2D अरे को फिल करना है अगर आपको, तो डू फॉर लूप चाहिए होगा। ठीक है, याद करो रिकर्शन में हम एक और चीज़ करते थे, लॉन्ग रिजल्ट निकाल के 0 करते थे और यहाँ पर एक और फॉर लूप लिखते थे, क्योंकि हर ग्रुप से आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना ले सकते हो वहाँ से। टेक इज इक्वल टू 1, टेक इज लेस देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, है ना, टेक प्लस, है ना, इतने ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन हम देखेंगे कि अगर भाई काउंट प्लस टेक इज लेस देन के हो गया, मतलब ये इनवैलिड है, यही हमें चाहिए, है ना। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सॉल्व फंक्शन वहाँ कॉल करते थे, यहाँ पर सॉल्व ना करके टी ऑफ i+1 कॉमा काउंट प्लस टेक कॉल हो जाएगा, और लास्ट में मॉड्यूलो एम करना मत भूलना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और इसके बाद मेरा एल्स ब्रेक कर देंगे, जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर रिटर्न रिजल्ट करते थे, यहाँ पर टी ऑफ आई कॉमा काउंट में रिजल्ट स्टोर कर देंगे।
बस कुछ नहीं है, रिकर्शन से कंपेयर करना सीख गए ना तो बॉटम अप विल बी वेरी इजी। ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि मेरा टोटल इनवैलिड काउंट कितना है। विल बी इक्वल टू टी ऑफ 0, 0 में स्टोर्ड होगा। रन करके देखते हैं एक बार। तो टेस्ट केसेस हो सकता है और कुछ एक्स्ट्रा पास हो जाएं। टेक, यहाँ पर ये मिस हो गया, बट देखते हैं कितने और एक्स्ट्रा टेस्टेस पास हो पा रहे हैं। क्या गलती है, ओह सॉरी, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया मैंने। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस टी आई प्लस 1 काउंट प्लस टेक, माय बैड। इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अभी भी टाइम लिमिट स्टेट आ रहा है, लेकिन देखते हैं इस बार ज़्यादा टेस्ट केसेस पास हुए। इस बार 833 पास हुए हैं, यानी कि बस कितना 7 6 13 टेस्ट केसेस और है जो पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं जो स्लो है, क्योंकि देखो बाकी ऊपर का काम तो बिल्कुल सिंपल है। ये वर्ड में मैं इटरेट कर रहा हूँ, ओ ऑफ एन लग रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे मैं इटरेट कर रहा हूँ, जिसका साइज़ कितना हुआ, जितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हैं। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओ ऑफ के माइनस 1 है, ये ओ ऑफ के वाला फॉर लूप है। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर है ना, यहाँ पर ट्रिपल फॉर लूप लग रहा है। देखते हैं ट्रिपल फॉर लूप से हम कैसे बच सकते हैं, और तब मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड हमारा चला जाएगा। तो देखो ध्यान दो, अपने बॉटम अप को ऑप्टिमाइज करेंगे। पहले देखते हैं बॉटम अप में हमारा स्लोएस्ट पार्ट क्या है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। मुझे देखो ये 2 फॉर लूप तो चाहिए ही चाहिए होगा। ये जो मेरा बॉटम अप कोड था, ये पहला फॉर लूप, क्योंकि ये आई इंडेक्स के लिए है, मतलब ये रो को फिल करता है और ये कॉलम को फिल करता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर लूप चाहिए होगा। ये जो देख रहे हो, ये हम जो सम निकाल रहे हैं फॉर एनी, जब मुझे टी ऑफ आई कॉमा काउंट निकालना होता है, देखो तो टी ऑफ आई कॉमा काउंट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, टी ऑफ आई प्लस 1, यानी कि आई का मुझे निकालना है अगर वैल्यू, ये इसका निकालना है, तो टी ऑफ आई प्लस 1 में देखो काउंट प्लस टेक, यहाँ से वैल्यू निकाल के उसमें फिल कर रहे हैं। तो रिजल्ट में जो वैल्यू आ रहा है वो टी ऑफ आई कॉमा काउंट में जा रहा है वो। ठीक है, मतलब आईएथ रो का आंसर निकालने के लिए आई प्लस 1th रो का मुझे सम चाहिए होगा, है ना। देखो काउंट प्लस टेक कर रहे हैं, और टेक की वैल्यू आपको पता है 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी आई तक हो सकती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बड़े आसानी से, टी ऑफ आई कॉम अकाउंट जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, देखो तो आई कॉम अकाउंट जो निकाल रहा हूँ उसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी ऑफ आई प्लस 1, नेक्स्ट रो में काउंट प्लस टेक, याद है ये 1 क्या है, टेक है एक्चुअली में। टेक का वैल्यू 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी आई तक जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही तो कर रहा हूँ, काउंट प्लस टेक, टेक का वैल्यू यहाँ पर 1 है, टी आई प्लस 1 काउंट प्लस टेक, टेक का वैल्यू यहाँ पर 2 है, टी आई प्लस 1 काउंट प्लस टेक, टेक का यहाँ पर वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन। टेक का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, देखो तो काउंट प्लस फ्रीक्वेंसी आई तक जा सकता है, टेक का वैल्यू फ्रीक्वेंसी आई तक जा सकता है। तो देखा है, तो ये फॉर लूप की मदद से, जो एक्स्ट्रा फॉर लूप है यहाँ पर, उसकी मदद से हम ये सम निकालना चाह रहे हैं सम हाउ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, आई प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, टी ऑफ आई प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मेरा नेक्स्ट रो है मेरा, क्योंकि मैं अभी आईएथ रो में हूँ। आईएथ रो का आंसर निकालने के लिए मुझे नेक्स्ट रो का, मतलब आई प्लस 1th का, जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा होगा, उसकी मदद से मैं आईएथ रो का आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई प्लस 1th वाला जो रो है मेरा, मान लेते हैं मेरा आई प्लस 1th रो है, आई प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। आई प्लस 1th रो में देख रहे हो, काउंट प्लस 1 से लेकर काउंट प्लस फ्रीक्वेंसी आई तक की जो वैल्यू है ना। काउंट प्लस 1 मान लेते हैं ये आपका काउंट प्लस 1, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका काउंट प्लस फ्रीक्वेंसी आई की वैल्यू है। तो आपको इतने तक का सम चाहिए, मान के चलते हैं। तो यार अगर आपके पास ऑलरेडी इस पूरा का प्रीफिक्स सम होता, मतलब क्यूमुलेटिव सम होता, तो आप आराम से ये वाला सम माइनस ये वाला सम करते, तो आपको ये सम नहीं निकल कर आ जाता। ये वाला सम बार बार आपको फॉर लूप लिखना जो पड़ रहा है, उससे आप बच सकते थे। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसका क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसकी मदद से डायरेक्टली हम प्रीफिक्स या तो क्यूमुलेटिव सम जो भी है इसका नाम देना दे सकते हो, प्रीफिक्स सम ऑफ जो राइट रेंज है मेरा काउंट प्लस फ्रीक्वेंसी आई का, इसको आर मान लेते हैं, माइनस प्रीफिक्स ऑफ ये जो लेफ्ट रेंज है इसको एल मान लेते हैं, एल। इसको माइनस करने पे मुझे
सॉरी एल नहीं, L-1, ताकि मुझे ये रेंज मिल जाए, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये चीज़ हम आसानी से ओवन टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, बार बार फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जो मुझे प्रीफिक्स सम निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रीफिक्स अरे ले लूँगा। प्रीफिक्स अरे, इसका काम बस यही होगा कि ये इसका प्रीफिक्स सम को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स हम कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले तो एक प्रीफिक्स अरे ले लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। मान लेते हैं मैंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम प्रीफिक्स या तो क्यूमुलेटिव सम जो भी आपको देना दे सकते हो। ठीक है, और जो मैं सम निकाल रहा हूँ, देख रहे हो इतने का सम निकाल रहा हूँ, तो ये इसका लेंथ कितना होगा, कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं बचने के लिए K+1 साइज़ का ले लेता हूँ, ताकि मतलब L-1 करूँगा ना तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो 0-1 आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, इसीलिए मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहा हूँ। ठीक है, अभी सबकी वैल्यू 0 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है ये। ठीक है, ओके, तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में ध्यान देना कि आपको अगर किसी रेंज का सम निकालना होगा L से R तक का, तो प्रीफिक्स ऑफ, सिंस ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हो गया तो यहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ R था ना, तो यहाँ पर R+1 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ, यहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ L-1 था ना, तो यहाँ पर सिंस ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो L-1 में +1 कर देंगे, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो प्रीफिक्स ऑफ L हो जाएगा। तो बस ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो। ठीक है, जनरली किया क्या करो, प्रीफिक्स सम या क्यूमुलेटिव सम में +1 करके ही ले लिया करो, ताकि आप जो आउट ऑफ बाउंड वाला जो इशू होता है ना, एज केस से बच जाओगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऑफ R+1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ L हम यूज़ करेंगे, ताकि हम रेंज सम आराम से निकाल सकें। जैसे मुझे इस रेंज का सम चाहिए तो हम आराम से सम निकाल सकें। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सम जो भी है, इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं h ले लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ h ये आपको क्या देगा, सम फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स h-1 तक का मान लेते हैं, आपको सम दे देगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं कि भाई T(i+1) वाला जो रो था ना, वहाँ का इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स 1 एंड सो ऑन टिल इंडेक्स h-1 तक का आपको सम दे देगा। ठीक है, क्यों मैं 0 से h-1 लिया, क्योंकि भाई प्रीफिक्स जो है मेरा 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और ये जो Ti+1 जो मैं लिख रहा हूँ ये तो 0 बेस्ड है ना। ठीक है, तो इंडेक्स h यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली में 0 से लेकर h-1 तक का सम स्टोर्ड होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ h-1 अगर मैं निकालूँ तो T(i+1) 0 से लेकर T(i+1) 1 प्लस डॉट 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 T(h-), अगर h का वैल्यू प्रीफिक्स ऑफ h-1 तक का सम देगा आपको, तो यहाँ पर ये आपको देगा i+1 h-2 तक का सम दे देगा। क्यों? क्योंकि देखो ये h-1 है, तो h-1 -1 तक का आपको सम देगा। ये यहाँ पर h था तो ये आपको h-1 तक का सम देगा, है ना। यहाँ पर T(i+1) लिखना भूल गया था, h-1। ठीक है, और अब से बात है, यहाँ पर ये h-1 है तो इससे पहले क्या रहा होगा, h-1 -2 रहा होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर T(i+1) रहा होगा, h-2 यहाँ भी रहा होगा, उसके बाद फिर h-1 आया होगा। ठीक है, ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दो तो होगा क्या, प्रीफिक्स। देखो मैं प्रूफ करके इसीलिए दिखा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इन डेप्थ में जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ ही में नहीं आएगा ये सब चीज़। प्रीफिक्स ऑफ h माइनस प्रीफिक्स ऑफ h-1 इज इक्वल टू, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना। ये h-2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, है ना, इज इक्वल टू T(i+1 h-1). इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीफिक्स सम अगर आपको इंडेक्स h का चाहिए विल बी इक्वल टू T(i+1 h-1) प्लस प्रीफिक्स सम h-1 तक का। h-1 तक का ऑलरेडी जो सम था उसमें बस इसको ऐड कर दो, प्रीफिक्स सम निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, वरना मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख कर दिखा देता आपको।
ठीक है, बट मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो मैं इस प्रीफिक्स अरे को फिल कर लेता हूँ इसी फॉर्मूला से। फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट 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 एच इज इक्वल टू 1, एच इज़ लेस देन इक्वल टू के। याद करो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसीलिए मैं 1 से लेकर के तक जा रहा हूँ, एच प्लस प्लस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मैं आराम से बिना डरे कि मेरा आउट ऑफ बाउंड जाएगा, मैं आराम से प्रीफिक्स ऑफ एच इज इक्वल टू टी ऑफ आई प्लस 1 एच माइनस 1 प्लस प्रीफिक्स ऑफ एच माइनस 1। तो यहाँ पर एच माइनस 1 करो तो मुझे टेंशन ही नहीं है कि आउट ऑफ बाउंड जाएगा, क्योंकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग किया है और मैंने फॉर लूप यहाँ एच इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हाँ, मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, ये सब चीज़ मत भूलना, कोड करते वक्त हम लोग कर देंगे मॉड्यूलो एम, ठीक है। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स सम निकाल दिया हमने। प्रीफिक्स सम निकालने से अब मेरा फ़ायदा क्या होगा वो देखो। पहला वाला फॉर लूप तो ये था आपका, ये वाला फॉर लूप, ठीक है। दूसरा वाला फॉर लूप जो काउंट का था वो अभी लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना। फॉर आई इज इक्वल टू एन माइनस 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ये पहला फॉर लूप था, ठीक है। दूसरा फॉर लूप निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, ये कंप्यूट कर लूँगा, ठीक है। दूसरा फॉर लूप लिखने से पहले मैं प्रीफिक्स सम पहले ही कंप्यूट कर लूँगा, क्यों टेंशन लेना है, पहले ही प्रीफिक्स सम कंप्यूट कर लिया, ठीक है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखने वाला हूँ, कौन सा, जो सेकंड फॉर लूप था, काउंट वाला, ठीक है। कि काउंट जो है कहाँ से कहाँ तक है, k माइनस 1, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, काउंट माइनस माइनस, यही दो फॉर लूप था। और क्या, देखो यहाँ पर ये वाला कोड याद करो, पहला फॉर लूप ये, दूसरा फॉर लूप ये, है ना। और इसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे इस थर्ड फॉर लूप की, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मुझे पता है कि टी आई प्लस 1 जो होता है, जो नेक्स्ट रो है वहाँ का कैसे हम निकालते थे, काउंट प्लस टेक, और इस टेक का फॉर लूप हमें लिखना पड़ता था, जबकि हमें ये अब नहीं करना है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रेंज निकाल लूँगा कि इंट एल इज इक्वल टू काउंट का जो भी वैल्यू है। याद करो टेक जो था, टेक का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता था, 1 टू फ्रीक्वेंसी आई तक जाता था। तो काउंट प्लस 1 कर दिया, तो क्योंकि टेक का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, और काउंट का वैल्यू सॉरी इंट आर इज इक्वल टू क्या होगा, काउंट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कर दिया यहाँ पर, क्योंकि टेक का वैल्यू फ्रीक्वेंसी आई तक जाता है ना। अब देखो ध्यान दो, मैं बड़े आसानी से यहाँ पर टी ऑफ आई कॉमा काउंट निकाल सकता हूँ। टी ऑफ आई कॉमा काउंट विल बी इक्वल टू जो ऊपर मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया था, प्रीफिक्स ऑफ एल, सॉरी क्या था, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, हाँ, प्रीफिक्स ऑफ आर प्लस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल, प्रीफिक्स ऑफ आर प्लस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल। तो आपको फॉर लूप लगा के ये वाला सम नहीं निकालना पड़ा, आपको डायरेक्ट इस रेंज का सम मिल गया, जो कि आप डायरेक्टली टी ऑफ आई कॉमा काउंट में स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन था, एंड दिस वाज द ओनली पार्ट विच मेड दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, एक मतलब ये सब सेफ्टी चेक कर लेना कि हाँ भाई एल जो है वो लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए। ऑब्वियसली एल अगर ग्रेटर देन ये हो गया तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा ना, एल लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ें कुछ यहाँ पर सेफ्टी चेक आप डाल सकते हो, बट आई थिंक दिस शुड बी गुड। जब सारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वही करेंगे कि भाई मेरा टी ऑफ 0,0 में क्या स्टोर्ड होगा, इनवैलिड काउंट स्टोर होगा, पी माइनस इनवैलिड काउंट मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखा है तो सब कुछ सेम है, बस हमने क्या किया, इतना बस ऑप्टिमाइजेशन पार्ट करके इस एक्स्ट्रा फॉर लूप को हमने हटा दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपना, ठीक है। बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा ऊपर वाला, बस यहाँ पर फॉर लूप एक आई वाला था, ये रहने देते हैं, और काउंट वाला जो फॉर लूप है उसके अंदर की चीज़ें हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और काउंट फॉर लूप से पहले मैंने बोला था कि हम एक क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम प्रिपेयर कर लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट क्यूमुलेटिव सम या तो प्रीफिक्स सम जो भी आपको देना है, प्रीफिक्स इसका साइज k+1 रखते हैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए, कॉमा 0, ठीक है।
अब इसको फिल कर लेते हैं। फॉर इंट इंडेक्स h इज़ इक्वल टू 1, h इज़ लेस देन इक्वल टू k h प्लस प्लस। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ h विल बी इक्वल टू, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, प्रीफिक्स ऑफ h माइनस 1 प्लस t ऑफ i प्लस 1 h माइनस 1, है ना, ये हमने डिराइव किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद फॉर लूप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम अपना रेंज डिफाइन कर लेते हैं। एल इज़ इक्वल टू काउंट प्लस टेक की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, आर इज़ इक्वल टू काउंट प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ आई, टेक की वैल्यू 1 से लेकर फ्रिक्वेंसी आई तक होती थी। तो ये 1 ऐड किया टेक की मिनिमम वैल्यू, फ्रिक्वेंसी आई ऐड किया टेक की मैक्सिमम वैल्यू। तो एल और आर का मुझे जब वैल्यू पता चल जाए, मतलब रेंज पता चल चुका है एल और आर का, ठीक है, तो बस यहाँ पर चेक कर लेना एल लेस देन इक्वल टू अगर आर है तो टी ऑफ आई कॉमा काउंट का वैल्यू अब आप आराम से निकाल सकते हो कांस्टेंट टाइम में, प्रीफिक्स ऑफ आर प्लस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल निकाल लिया, लास्ट में मॉड्यूलो एम कर देना। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव से बचने के लिए मैंने आपको सिखाया था ना, प्लस मॉड्यूलो कर दिया करो, जैसे यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, ओके, क्योंकि सारे कैलकुलेशन मॉड्यूलो वाले वैल्यूज़ पर हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव से आ सकता है वैल्यू, तो नेगेटिव से बचने के लिए यहाँ पर प्लस मॉड्यूलो कर दो, फिर मॉड्यूलो एम ले लो। आई थिंक वी आर गुड। और क्या, हाँ एक चेक और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो आप यहाँ पर आर प्लस 1 एक्सेस कर रहे हो, तो हो सकता है वो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, तो चेक कर लो कि आर प्लस 1 जो है ना, अगर ये ग्रेटर देन के हो जाता है तो आर को मैं के माइनस 1 असाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आर प्लस 1 जब करोगे यहाँ पर तो के माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ के हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्स के ही इंडेक्स तक जा सकता है ना। तो बस ये और ये बाउंड चेक मैंने बचने के लिए आर को यहाँ पर चेक मारा है इधर। ठीक है, आई थिंक बाकी सब कुछ सेम है, वी आर गुड। एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो हमारा टाइम कंप्लीट देखो, 3 फॉर लूप से 2 फॉर लूप में हम लोग आ चुके हैं, है ना। इंट एच होगा यहाँ पर, तो n इंटू के हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, क्योंकि काउंट देखो k माइनस 1 से 0 तक जा रहा है और ये फॉर लूप n तक जा रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव हो गया है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। लेट्स सी इफ आई एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, इट गॉट सबमिटेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।